हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले की कक्षा में भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन प्रश्न पत्र के अंतर्गत नगरीय जीवन, नगर की अवधारणा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारतीय समाज की संरचना और परिवर्तन के अंतर्गत जब हमने भारतीय समाज की बनावट की बात की, बनावट के बारे में अध्ययन करने लगे, तब हमने सबसे पहले गांव, उसकी परिभाषा, उसके लक्षणों आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। गांव से बड़े क्षेत्र को या उसकी कुछ विशेषताओं को भिन्नता देते हुए कस्बे की अवधारणा पर भी हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है। कस्बे से बड़ी जो बनावट या संरचना के आधार पे भारतीय समाज की इकाई होती है, उसको हम कह सकते हैं नगर। नगर की अवधारणा, नगर की परिभाषा आदि के बारे में हम पिछली कक्षाओं में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय नगरीय जीवन के आधारभूत लक्षण के बारे में। भारत में जो नगर का जीवन है, नगर के लोगों का जो जीवन है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। पहली विशेषता, पहला लक्षण है सामाजिक विजातीयता। नगरीय समुदायों की जो जनसंख्या होती है, यह नगरों में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या होती है, वो बहुत सारे व्यवसायों में, अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में संलग्न होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है उनके रहन सहन में, उनके खान पान, उनके सांस्कृतिक मूल्यों और उनके रीति रिवाजों में भिन्नता के लिए। व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, उसमें भिन्नता की मात्रा उतनी अधिक होती जाती है। नगरों में क्योंकि सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं, शिक्षा के आधार पर धर्म के, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, ऐसे आर्थिकी, सामाजिक परिस्थिति, बहुत सारे आधारों पर कहा जा सकता है कि बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो भिन्नता होने के पीछे बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे कारण हैं, जो कि ग्रामीण समाज में ऐसे नहीं देखने को मिलते। इसके अलावा हम दूसरी विशेषता पे बात करें तो द्वितीयक समितियां होती हैं, सेकेंडरी एसोसिएशंस जिसको हम कह सकते हैं। बच्चों, नगरीय जीवन में द्वितीयक समितियों या साहचर्य का प्रमुख स्थान होता है और द्वितीयक समितियों की प्रधानता के कारण नगरीय समुदाय के लोग परस्पर व्यक्तिगत रूप से परिचित ही नहीं होते। अप्रत्यक्ष और अवैयक्तिक संबंधों के कारण नगरवासियों के जीवन में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता हो जाती है। या इसे सरल भाषा में ये कहें कि हमारे दोस्तों, हमारे परिचित व्यक्तियों से भी हमारे संबंध अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके संबंध अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। क्योंकि हमारी जो एसोसिएशंस हैं, हमारे जो साहचर्य का है, वह बहुत नजदीक नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि अनौपचारिक है, औपचारिक है और अप्रत्यक्ष। और आप दोनों अगर अभी जो हमने बिंदु डिस्कस किए हैं, सामाजिक विजातीयता और द्वितीयक समितियां, इन दोनों बिंदुओं को अगर सामने रखो आप, तो आप पाओगे कि ये दोनों होते हुए भी नगरीय समुदाय में लोग एक साथ निवास करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं,
एक साथ व्यवसाय, शिक्षा, सारे त्योहार मनाने वाले कार्य, मिलजुल के रहने वाले कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर सामाजिक सहिष्णुता में वृद्धि होती है। एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, सहनशीलता उत्पन्न होती है। और जब सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या और अवैयक्तिक संबंधों के कारण सहनशीलता नगरीय समुदाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। बात बात पर एक दूसरे के प्रति असहिष्णु नहीं होते, उनके रीति रिवाजों को भी ग्रहण करते हैं। अगर ग्रहण ना करें तो उनको पूरा स्पेस देते हैं, उनको उसकी स्वतंत्रता देते हैं कि वे अपने हिसाब से वस्त्र पहन सकें, वे अपने हिसाब से भोजन बना सकें, अपने हिसाब से भोजन खा सकें, वे अपने हिसाब से सो सकें, उठ सकें, घूम सकें, मस्ती कर सकें, अपने त्योहार मना सकें। ऐसे बहुत सारी स्वतंत्रताएं रीति रिवाजों के प्रति, त्योहारों के प्रति दी जाती हैं समाज में। तो नगरीय समाज ग्रामीण समाज की तुलना में अधिक सहिष्णु होता है, अधिक लोगों में सहनशीलता पाई जाती है। उसी का कारण यही है क्योंकि वो ये लोग आपस में एक दूसरे के समान नहीं होते, एक दूसरे के जैसे नहीं होते। इसके बाद हम अगली विशेषता पे बात करें, वो है द्वितीयक नियंत्रण। द्वितीयक नियंत्रण के साधन क्या होते हैं? कुछ नियंत्रण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति पे स्वयं ही होते हैं। व्यक्ति आत्मनियंत्रित होता है, वैसे स्वयं को लगता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। और स्वयं का नियंत्रण, आत्मनियंत्रण कैसे पैदा होता है? जब व्यक्ति अपने परिवार से, अपने पड़ोस से, अपने मित्रों से, अपने आसपास के अन्य लोगों से, अपने पूरी किनशिप से, जिसको हम पूरी नातेदारी व्यवस्था कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से, उनके बारे में, उनसे जब वह व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था से या अपने पड़ोस से, अपने आसपास के, यहाँ तक कि अपने जाति के, समाज के लोगों से जब वो नियंत्रित होता है, स्वयं ही नियंत्रित होता है, आत्मा से नियंत्रित होता है, अपने आप नियंत्रित होता है, तब उसको बाहर के नियंत्रण की या द्वितीयक नियंत्रण के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब व्यक्ति नगरीय जीवन का अंग बनता है, तब उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको समाज के विचलन से रोकने के लिए, उसको सामाजिक सीमाओं में व्यवहार करने, कार्य करने आदि के लिए द्वितीयक नियंत्रण के साधनों की आवश्यकता होती है। द्वितीयक नियंत्रण के साधन क्या होते हैं? जैसे कि पुलिस, कानून, शिक्षा, ये उनको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वे द्वितीयक तरीके से नियंत्रित हों और अपने समाज में वे सब कार्य करें जो समाज द्वारा उनके लिए अपेक्षित है। ठीक है। तो अवैयक्तिक संबंधों के कारण व्यक्ति पर परिवार हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मित्र मंडली हो या प्रथाएं हो या धार्मिक विचार हो, इतना ज्यादा नियंत्रण नहीं रह पाता नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। तो डेविस ये कहते हैं, समाजशास्त्री, कि नगर वो स्थान है जहां पर वैधानिक नियंत्रण दिन प्रतिदिन प्रमुख होता जा रहा है और जहां पर लोकाचारों का और जन रीतियों का व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित रखने का रोल, उसकी भूमिका कमजोर होती जा रही है। यानी कि जहां पर वैधानिक रूप से नियंत्रण किया जाए वह स्थान नगर है, जहां पर लोकाचार, जनरीतियों या व्यक्तियों के व्यवहारों, प्रथाओं, परंपराओं, धर्म आदि से, जाति समाज और उनके प्रतिबंधों आदि से नियंत्रित किया जाए, वह नगरीय समुदाय नहीं है, वह ग्रामीण समुदाय। ठीक है, ये आपको विशेषता समझ आ गई होगी। अगली विशेषता है सामाजिक गतिशीलता। तो नगरीय समुदायों में आवागमन हुआ या संचार हुआ या नवीन व्यवसाय, शिक्षा, ऐसे बहुत सारी अधिक सुविधाएं होती हैं
इस कारण से सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता कैसे कहते हैं कि जब व्यक्ति में अर्जित गुणों की महत्ता में वृद्धि हो जाती है और प्रदत्त गुणों की महत्ता में कमी हो जाती है। एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति या उसका सामाजिक स्टेटस, जिसको हम कहते हैं सोशल स्टेटस, उसके द्वारा अर्जित किए गए गुणों से बढ़ जाता है। उसकी प्रतियोगी प्रकृति या अवैधता के कारण व्यक्ति के अर्जित गुणों का महत्व अधिक हो जाता है और वो अपने जीवन काल में ही अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च कर सकता है, कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकता है, नवीन कुछ अपना सकता है। तो नगरीय व्यक्तियों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता है वह नगरीय जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने भारतीय नगरीय जीवन के आधारभूत लक्षणों पर चर्चा की। ये 5 बिंदु आप फिर से समझें। हर समाज के नगरीय जीवन में सामाजिक रूप से भिन्नता पाई जाती है, विजातीयता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक प्रजाति के, प्रत्येक व्यवसाय के, प्रत्येक शिक्षा स्तर वाले, प्रत्येक आर्थिक स्तर वाले लोग एक नगर में निवास करते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक विजातीयता पाई जाती है। हर कार्य के लिए द्वितीयक समितियां होती हैं, सेकेंडरी एसोसिएशंस होती हैं, जिसमें कि लोगों का व्यक्तिगत रूप से परिचय नहीं होता एक दूसरे से और उनमें अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। इसी कारण से उनमें सामाजिक सहनशीलता बढ़ जाती है। वे एक दूसरे के व्यवहारों के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे की जाति के नियमों के प्रति सहिष्णु हो जाते हैं और इस कारण से उनमें द्वितीयक नियंत्रण पाया जाता है, क्योंकि वे स्वयं से नियंत्रित नहीं होते, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपनी प्रथाओं से, लोक रीतियों आदि से नियंत्रित नहीं होते। वे नियंत्रित होते हैं औपचारिक साधनों से। औपचारिक साधन जैसे कि पुलिस व्यवस्था हुई, जैसे कि न्यायालय व्यवस्था हुई, जैसे कि यातायात व्यवस्था, यातायात पुलिस व्यवस्था हुई, या जेल व्यवस्था हुई, या किसी भी तरह का कोई कानून व्यवस्था हुई जिससे कि वे नियंत्रित होते हैं। तो इस प्रकार से उनके ऊपर द्वितीयक नियंत्रण के साधन अप्लाई किए जाते हैं और उनके अंदर सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। अगर आप एक किसी गांव में या किसी नगर में तुलना करें तो एक गांव में एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति अपने जीवन काल में परिवर्तित सामान्यतया नहीं कर सकता। आप सभी लड़कियां गांव से जुड़ी हुई हैं और आप जानती हैं कि एक गांव में यदि एक परिवार की कोई स्टेटस है, कोई उसके बारे में लोगों के मन में उनका स्थान है, उसके उस परिवार की जो परिस्थिति है, परिस्थिति मैं आपको पढ़ाऊंगी और फर्स्ट पेपर में आप ये समझ लें कि उस परिवार की, उस गांव में, उस समाज में जो प्रतिष्ठा है उसको बदलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जब तक कि 1, 2, 3 पीढ़ियां लगातार उस प्रतिष्ठा को बदलने में प्रयासरत ना हो। खास तौर पे उस परिवार की प्रतिष्ठा को उच्च करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, या प्रतिष्ठा को अगर मान लीजिए गिर गई है किसी कारण से, सामाजिक उसकी परिस्थिति कमजोर हो गई है, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए पुनः बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जबकि इसके विपरीत नगरीय स्थिति में, नगरीय व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता बहुत ही आसान होती है, क्योंकि वहां पर सामाजिक परिस्थिति अर्जित गुणों के आधार पर होती है, जो जन्मजात गुण है उनके आधार पर नहीं होती। तो एक व्यक्ति या एक परिवार गुण अर्जित करके, किसी व्यवसाय में संलग्न होकर, शिक्षा अर्जित करके, कोई नौकरी अर्जित करके, कोई बड़ा फ्लैट खरीद के, कोई बड़ी संपत्ति खरीद के, कोई बड़ी कार खरीद के अपनी स्थिति को फटाफट भिन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से उसमें सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है ग्रामीण समाज की तुलना में। तो ये 5 बिंदु आज आप पढ़ें, समझें। अगर इनमें से आपको किसी भी बिंदु पर या किसी भी
बात पर आपको किसी भी तरह की कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो आप स्वतंत्र हैं, मुझसे फिर से पूछें, मुझे फिर से समझें। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।